आज की वीडियो में हम लोग स्किल एनहांसमेंट कोर्स जिसको कि एसएससी 3 बोलते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर का कोर्स रखा गया है और ये सेमेस्टर 3 के सारे विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी पेपर है, कॉमन पेपर है। सभी सब्जेक्ट्स के विद्यार्थियों को इसको पढ़ना है और अभी इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। अगर आप लोग दिसंबर 2024 में देख रहे हैं तो 19 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है। तो हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसको ढूंढ के देखिए, मेरे चैनल में मिल जाएगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने आप लोगों के लिए ई बुक तैयार किया है चैप्टर वाइज। पहले के 2 ई बुक चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, दूसरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसके नीचे भी मिल जाएगा। सभी चैप्टर्स का हम डालते जाएंगे, जैसे जैसे सभी चैप्टर्स का हम वीडियो डालते जाएंगे। अभी फिलहाल ये तीसरा चैप्टर है तो 3 ही चैप्टर का आप लोगों को मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग बाद में देख रहे होंगे तो बाकी सारे चैप्टर्स का भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में बना दिए हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हैं उसमें आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थियों को हिंदी समझ में आता है तो हम लोग हिंदी में वीडियो बनाएंगे, लेकिन पूरा हिंदी नहीं है, शुद्ध हिंदी नहीं है। जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स है उसको हम इंग्लिश में ही रखने का कोशिश किए हैं ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो और एग्ज़ाम में भी वैसे ही पूछता है। और अगर आप लोगों को इसका ई बुक चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर ले सकते हैं, वहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है। और ये फ्री नहीं है, इसका मिनिमम प्राइस रखा गया है, सिर्फ 5 रुपया है। आप लोग उसको ले सकते हैं, हर कोई खरीद सकता है। चैप्टर वाइज अलग अलग प्राइसिंग मिलेगा, जितना लंबा चैप्टर है उसी हिसाब से उसका प्राइसिंग छोटा या कम या ज़्यादा हो सकता है, छोटा या बड़ा उसका कंटेंट है उसी हिसाब से, लेकिन ज़्यादा प्राइस नहीं, सिंगल डिजिट में ही सबका प्राइस है, तो कोई भी आसानी से ले सकता है। तो चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें सीपीयू इनपुट डेटा पर कार्य करके उसे उपयोगी आउटपुट में बदलता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इनपुट देते हैं, कंप्यूटर से कुछ काम लेना है तो हम लोग उसको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि अगर जोड़ना हो तो हम लोग उसको 2 नंबर देते हैं और बोलते हैं कि इसको जोड़ो, तो ये एक इनपुट हो गया। अब ये इनपुट जाता है सीपीयू के पास। अब सीपीयू उसको जोड़ता है, जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा करता है। उसके बाद जोड़ के 3 + 2 = 5 हम लोगों को स्क्रीन पे दिखा देता है। जो स्क्रीन पे दिखता है वो फाइनल रिजल्ट है, लेकिन उससे पहले जोड़ने की प्रक्रिया हुई, उसी प्रक्रिया को सीपीयू करता है और उसी को प्रोसेसिंग बोला जाता है। तो प्रोसेसिंग क्या है, एक प्रक्रिया है जिससे में सीपीयू इनपुट डेटा पर काम करता है। जो इनपुट लिया सीपीयू उस पे वो कुछ काम करेगा, फिर हम लोगों को रिजल्ट देगा। तो वो जो जोड़ने की प्रक्रिया है उसी को प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो ऐसा अलग अलग कार्य सीपीयू करता है। तो जो भी कार्य सीपीयू करता है इनपुट लेके उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, और कार्य करने के बाद हम लोगों को रिजल्ट देता है, प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट देता है। जैसे कि अगर आप लोग ऑडियो या वीडियो एडिट करते हैं तो कहाँ कहाँ पे कट लगाना है ये सारा कुछ आप लोग उसको बताते हैं, फिर फाइनली आप लोग उसको प्रोसेस करते हैं, फिर प्रोसेसिंग करता है, वो सारा कट वगैरह एडिट वगैरह करता है, फिर फाइनली एडिटेड वीडियो या ऑडियो आप लोगों को दे देता है। तो जो प्रक्रिया है उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, या कंप्यूटर की मुख्य क्रिया है जो कच्चे डेटा यानी कि इनपुट, कच्चा डेटा यानी कि इनपुट, जो रो डेटा है, एकदम इनिशियल डेटा है जिसमें कि कुछ भी काम नहीं किया गया है, उसको उपयोगी जानकारी में परिवर्तित करता है और उस इनपुट डेटा को वो लेता है, उसके बाद उसको कुछ मीनिंगफुल बनाता है। हम लोगों को जैसा चाहिए वैसा उस पर काम करता है, फिर हम लोगों को प्रोसेस करके रिजल्ट को देता है। उदाहरण इसका क्या है, नंबरों की सूची से कुल योग निकालना प्रोसेसिंग का एक उदाहरण है। इसको हम आप लोगों को अभी भी बताएं कि नंबर्स को जोड़ना वो एक सिंपल, एकदम सबसे छोटा और सबसे सिंपल उदाहरण है नंबर को जोड़ने का। प्रक्रिया को प्रोसेसिंग बोलेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। तो सीपीयू क्या होता है, प्रोसेसिंग का केंद्र होता है। यहीं पे प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को किया जाता है कंप्यूटर द्वारा, और इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। मस्तिष्क है ये कंप्यूटर का। यहीं पे जितना भी
प्रोसेसिंग का काम होता है ये यहीं पे होता है। अब इसके कुछ कुछ प्रमुख घटक हैं, इंग्लिश में इसको कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो क्या क्या है इसका प्रमुख घटक? रजिस्टर है, मेमोरी है, इंस्ट्रक्शंस है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। इसको हम लोग पिछले चैप्टर में भी देखे थे, इसमें थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो रजिस्टर क्या है? सीपीयू में स्थित तेज गति वाले छोटे भंडारण केंद्र, यानी कि एक मेमोरी स्टोर करने का ये डिवाइस या फिर उपकरण बोल सकते हैं, जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है। इसको रजिस्टर बोलते हैं। यहाँ पे मेमोरी स्टोर होता है, छोटे तेज गति वाले छोटे भंडारण केंद्र, यानी कि यहाँ पे इसमें बहुत ही फास्ट स्टोरेज होता है, लेकिन छोटा मात्रा में होता है और बहुत ही फास्ट होता है। उसके बाद मेमोरी क्या है? अस्थाई भंडारण, रैम, जिसको कि रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, और अस्थाई भंडारण, रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रैम में अस्थाई यानी कि टेम्पररी स्टोरेज होता है, और रोम में परमानेंट स्टोरेज होता है। ये आप लोग ध्यान देंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। आप लोग इसको लिख लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे भी इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखेगा। अब इंस्ट्रक्शंस, इसका मतलब क्या है? सीपीयू द्वारा निष्पादित मशीन स्तर के कमांड। तो इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है कि सीपीयू को कुछ भी कमांड मिलता है या सीपीयू कमांड देता है कोई भी काम को किस तरह से करना है, ये मशीन स्तर का कमांड होता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये आप लोगों को पता ही है। हार्डवेयर में क्या क्या आता है जिसको भी हम लोग छू सकते हैं, जो भी दिखता है वो हार्डवेयर है, दिखता नहीं है जिसको हम लोग छू सकते हैं, दिखता तो सॉफ्टवेयर भी है। और सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है कि कंप्यूटर या फिर मोबाइल्स में, टैबलेट्स में जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर की मदद से ही हार्डवेयर चलता है, और इन्हीं सब की मदद से सीपीयू भी काम करता है। अब लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस का मतलब क्या है? भाषाएं। अब कंप्यूटर अलग ही भाषा में बात करता है, कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करता है, हम लोगों को उसको बताना पड़ता है कि भाई इसको जोड़ो, इसको घटाओ, इस वीडियो को एडिट करो, यहाँ पे कट लगाओ, यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स डालो, ये सारा कुछ हम लोगों को बताना पड़ता है। लेकिन कंप्यूटर हमारा भाषा नहीं समझता है, उसका कुछ अलग भाषा है। तो मशीन लैंग्वेज सबसे निचले स्तर का भाषा है जो कि कंप्यूटर समझता है। एकदम कंप्यूटर के लिए सबसे सिंपल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज ही होता है, और ये बाइनरी डिजिट्स में काम करता है। बाइनरी डिजिट मतलब 0 और 1। किसी भी चीज को लिखना हो तो बाइनरी नंबर में हम लोग लिख सकते हैं, इसका एक अलग ही मैथमेटिक्स चलता है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन बाइनरी नंबर कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखेगा, 0 0 1 1 1 1 0 0। तो इसका कुछ मीनिंग होता है, जैसे कि कुछ भी हम लोगों को लिखना पड़े, जैसे कि ए लिखना पड़े तो उसके लिए कुछ कॉम्बिनेशन 0 और 1 का होगा, बी लिखना पड़े तो उसके लिए कुछ अलग कॉम्बिनेशन होगा, 0 1 0 1, इस तरह से। तो कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होगा उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। अगर 24 लिखना होगा तो उसके लिए भी 0 1 का कुछ कुछ कॉम्बिनेशन होगा। तो इस तरह से बाइनरी अंकों से ही ये लिखा जाता है। जैसे कि एप्पल लिखना हो तो हम लोग APPLE लिखते हैं ना, तो उस यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर को हम लोग अल्फ़ा एप्पल लिखवाएंगे तो 0 1 0 1 ऐसा कुछ कुछ उस सीक्वेंस में एक मीनिंगफुल बनाएगा, एक मीनिंगफुल शब्द बनाएगा। उसको सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, उसको हम लोग नहीं समझ सकते हैं। उसको समझने के लिए हम लोगों को उसका मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा। तो उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, और ये बाइनरी अंकों पे काम करता है। तो बाइनरी डिजिट्स क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 0 और 1। और इसे पढ़ना और लिखना मनुष्यों के लिए कठिन है, इसको हम लोग आसानी से नहीं समझ सकते हैं। जो लोग इसको पढ़े हुए हैं, इसको प्रैक्टिस किए हुए हैं, वही लोग समझ सकते हैं। अब क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज। अब 0 1 0 1 इस तरह का नंबर है तो उसको तो हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो कुछ ऐसा चाहिए जो कि हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक संपर्क बना सके। जो हम बोल रहे हैं वो कंप्यूटर को समझा सके, और जो कंप्यूटर बोल रहा है वो उसको हम लोगों को समझा सके। तो उस टाइप का लैंग्वेज होता है असेंबली लैंग्वेज, यानी कि मशीन लैंग्वेज का अधिक पढ़ने योग्य रूप, जिसको नेमोनिक्स जैसे लोड स्टोर का उपयोग करता है। तो ये पूरी तरह से आसान नहीं बनाता है असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज को, लेकिन थोड़ा सा आसान कर देता है। असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा आसान करता है,
जैसे कि ये जो बाइनरी नंबर्स है उसको ये थोड़ा सा आसान करके इस तरह का लिख के देगा, लोड स्टोर इस तरह से करके। इसको भी हम लोग आसानी से नहीं समझ सकते, लेकिन थोड़ा सा समझ में आ जाता है जो लोग कंप्यूटर में काम करते हैं। इसे मशीन कोड में बदलने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है, और ये असेंबलर काम करता है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर की आवश्यकता पड़ती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। मशीन लैंग्वेज को बदलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? असेंबलर की जरूरत पड़ती है ना। उसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेजेस, जैसे कि जिसको कि कोडिंग में यूज किया जाता है। पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया। तो उसको मनुष्य यूज करते हैं, हम जैसे ह्यूमंस यूज करते हैं जिसको कोडिंग आता है। तो वो कोडिंग कंप्यूटर और यूजर के बीच में बात करने का जरिया है, उसको कंप्यूटर को समझाने का तरीका है। ये एक भाषा है ना। तो इसको हाई लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं, और ये सरल और मनुष्य पढ़ने योग्य प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। इसको इंसान लोग समझ सकता है, और कंप्यूटर से जो कमांड आ रहा है उसको भी समझ सकता है। तो ये 3 लेवल का लैंग्वेज है। मशीन लेवल लैंग्वेज है जिसको कि समझना बहुत ही मुश्किल है। असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा उससे आसान है। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस 3 टाइप का होता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस। और इसका कुछ कुछ उदाहरण आप लोग याद रखेंगे, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेजेस का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, इसको आप लोग याद रखेंगे। जो भी कोडिंग में लैंग्वेज यूज होता है वो सारा हाई लेवल लैंग्वेजेस होता है। तो कोडिंग से रिलेटेड जितना भी अगर वर्ड पूछेगा और ये किस टाइप का लैंग्वेज है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेजेस है। जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया, आर हो गया, साइलैब हो गया, ये सब लैंग्वेज है। उसके बाद या फिर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं क्या वो मशीन लैंग्वेज है, या फिर असेंबली लैंग्वेज है, या फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ISA। ISA का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप लोगों को याद रखना है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इसका परिभाषा क्या है? उन कमांड और निर्देशों का सेट जिसे CPU समझ और निष्पादित कर सकता है। यानी कि ISA को CPU समझता है और उसके हिसाब से वो काम कर सकता है। इसका भूमिका क्या है? यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच पुल का काम करता है। तो हार्डवेयर को बाइनरी भाषा ही समझ में आएगा, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ये संपर्क स्थापित करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है, और एक दूसरे का भाषा समझाता है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, x86 पीसीस में सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो x86 किस में यूज किया जाता है ये पूछेगा तो पीसीस में यूज किया जाता है। पीसीस का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल कंप्यूटर्स। ARM स्मार्टफोन्स और एम्बेडेड सिस्टम में उपयोग होता है। तो ARM किस में यूज होता है? स्मार्टफोन और एम्बेडेड सिस्टम में, ये आप लोगों को याद रखना है। और ISA का एग्जाम्पल पूछेगा तो x86 और ARM। इंस्ट्रक्शन टाइप्स। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर तो है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है? तो इंस्ट्रक्शंस के कुछ टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं? अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस, इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। ये सब अंग्रेजी में ही रहेगा, है ना। तो इसका आप लोगों को इंग्लिश वर्जन ही याद रखना पड़ेगा। इसको समझाने के लिए हम लोग हिंदी में बता सकते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स है तो इसको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तो अरिथमेटिक का मतलब होता है जोड़ घटाव, जितना भी जोड़ घटाव से रिलेटेड काम होता है उसको अरिथमेटिक बोलते हैं। तो अरिथमेटिक गणितीय कार्य करने के लिए होता है, यानी कि जो भी मैथमेटिकल काम करने के लिए होता है वो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होता है। इसको आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। अरिथमेटिक मतलब मैथ्स, और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि किसी को हम लोग काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। तो जिस इंस्ट्रक्शन से भी गणितीय कार्य हो, यानी कि मैथमेटिकल काम हो, उसको अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। और लॉजिकल मतलब डिसीजन लेने वाला, यस नो, 0 1 एंड और इस तरह से, तो इसको लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। तो एंड और यही पूछेगा, एंड और, तो ये सब लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि डिसीजन, ये क्या दोनों साथ में लेना है या फिर इसमें या उसमें चुनना है। एंड मतलब साथ में, और मतलब दोनों किसी ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो वो ऑप्शनल होता है, उसको और बोलते हैं। तो चयन करने का एक लॉजिक लगाना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। तो जो भी डिसीजन
होता है वो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन से होता है। अब डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस, तो एक जगह से दूसरे जगह पे मेमोरी को ले जाना है कंप्यूटर के अंदर ही, जैसे कि रजिस्टर हो गया, फिर मेमोरी हो गया, तो एक जगह से दूसरे जगह पे मेमोरी मूव करता है। तो वो सब कहाँ से होता है? मेमोरी डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन से होता है। मेमोरी रजिस्टर डिवाइस के बीच डेटा स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उदाहरण के लिए लोड स्टोर। फिर कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस में फ्लो मतलब क्या होता है? ऐसे करके बहना, तो प्रोग्राम फ्लो का नियंत्रित करते हैं, जैसे लूप और जंप। ये सब प्रोग्रामिंग वालों को समझ में आएगा, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप लोग नाम याद रखेंगे। कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे लूप और जंप थोड़ा सा हम समझाने का कोशिश करते हैं, समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। लूप मतलब क्या होता है कि कुछ एक हम लोग कमांड दे देते हैं, तो लूप में वो बार बार चलते जाएगा, बार बार चलते जाएगा। जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसी को बार बार दोहराते जाएगा, बार बार दोहराते जाएगा, जब तक कुछ एक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। इसको लूप बोलते हैं। इस तरह का लूप मतलब क्या हुआ? पूरा ऐसे बार 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 सर्कल में चल रहा है। तो जब भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो लूप बंद हो जाता है। जैसे कि हम बोलेंगे कि इसको 1 से 10 तक चलाना है, तो उसको हम कंप्यूटर को कैसे बताएंगे? जब तक 1 से शुरू करो और एक एक करके बढ़ाओ, जब तक 10 नहीं पहुंच जाता है तब तक चलते रहो। तो एक बार गया, फिर दूसरे बार आया, फिर तीसरे बार आया, तो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो 10 तक ना पहुंच जाए। एक बार चला, फिर चेक करेगा, एक बार हो क्या 10 बार हो गया? तो देखेगा नहीं, ये तो एक ही बार हुआ है, तो फिर दूसरी बार जाएगा। उसके बाद फिर देखेगा, अच्छा क्या 10 बार हो गया? तो देखेगा नहीं, ये तो 2 ही बार हुआ है। ऐसे कर करके जब वो 9 बार कर लेगा, फिर 10वीं बार चेक करेगा, अच्छा हाँ 10 बार हो गया, तो वो रुक जाएगा। इस तरह से लूप काम करता है। जंप मतलब क्या होता है कि सीधे एक एक का जंप लगाओ, यानी कि एक के बाद दो दो का जंप लगाओ, एक के बाद 3 पे जाएगा, 3 के बाद 5 पे जाएगा, 5 के बाद 7 पे जाएगा, इस तरह से, तो वो जंप हो गया। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, बाहरी उपकरणों के साथ संवाद करते हैं। तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? जो हम लोग देते हैं कंप्यूटर को, उसको समझेगा, फिर कंप्यूटर को हम लोग तक पहुंचाएगा, तो ये संवाद स्थापित करते हैं ना। फिर इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट, निर्देश प्रारूप। संरचना दो भागों में विभाजित है। तो इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट दो भागों में विभाजित है ना, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो ऑपरेशन कोड है एक, और दूसरा है ऑपरेंड कोड। तो ऑपरेशन कोड को ऑप कोड भी बोला जा सकता है, तो क्रिया को निर्दिष्ट करता है, और ऑपरेंड कोड डेटा या मेमोरी पता निर्दिष्ट करता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक ऑपरेशन कोड, दूसरा ऑपरेंड कोड, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल, निर्देश चक्र, इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। सीपीयू द्वारा एक मशीन निर्देश को निष्पादित करने की प्रक्रिया, ये इसका डेफिनेशन है। इसका चरण यानी कि स्टेप्स, तो क्या क्या है? फेच, उसके बाद डिकोड, उसके बाद एग्जीक्यूट, फिर राइट बैक। तो फेच में क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर का उपयोग करके मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है। फेच मतलब क्या होता है? लेना। फेच मतलब लेना। तो प्रोग्राम काउंटर का उपयोग करके मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है, तो निर्देश ये प्राप्त करता है मेमोरी से। उसके बाद डिकोड में क्या होता है? ऑपरेशन की व्याख्या करता है और ऑपरेंड को पहचानता है। तो ऑपरेशन कहाँ से लिया? ये पहले मेमोरी से लिया, फेच मतलब वो लिया, उसके बाद लिया तो फिर उसको डिकोड करेगा। डिकोड मतलब उसको व्याख्या करेगा, पहचानेगा कि इसका ऑपरेंड क्या है, क्या करने के लिए बोला जा रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। अब वो समझ गया कि उसको क्या करने के लिए बोल रहा है, तो अगला स्टेप क्या करेगा? वो उस काम को करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट कर लिया, मान के चलिए कि जोड़ने के लिए हम लोग उसको बोले, तो प्रोग्राम काउंटर से फेच क्या करेगा? उसको ले लेगा। क्या बोला जा रहा है भाई? जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो ये डिकोड किया, जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। फेच मतलब वो सिर्फ ले लिया, जोड़ने के लिए बोला जा रहा है तो इन्फॉर्मेशन को ले लिया मेमोरी से, वो कुछ किया नहीं। डिकोड में उसको डिकोड कर दिया, क्या बोलना जा रहा है? जोड़ने बोला जा रहा है, समझ गया जोड़ने बोला जा रहा है। अब एग्जीक्यूट में क्या करेगा? वो जोड़ देगा। अब जोड़ दिया, अब फिर इसको वापस भी तो देना है, तो वो राइट बैक हो गया। मतलब ठीक है भाई, जोड़ लिए, अब लो तुम्हारा रिजल्ट, तो वो राइट बैक हो गया। तो राइट बैक मतलब परिणाम को मेमोरी या रजिस्टर से संग्रहित करता है। निरंतरता, यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक प्रोग्राम समाप्त नहीं होता। तो जो भी काम करने के लिए बोला गया है उसको करते रहना है कंप्यूटर को, और तब तक करेगा जब तक उसका काम समाप्त ना हो जाए, इसीलिए ये निरंतरता है, कंटिन्यूटी। अब इंटरप्ट्स आता है। इंटरप्ट्स मतलब क्या होता है? कहीं पे भी कुछ बाधा मिल गया,
अब वो बाधा किस किस कारणों से आ सकता है, किस किस टाइप का बाधा आ सकता है, वो सब हम लोगों को देखना है। तो परिभाषा क्या है इसका, सीपीयू को रुकावट देने वाले संकेत, अभी हम आप लोगों को बताए बाधा देगा, तो सीपीयू को रुकावट देने वाले संकेत, सीपीयू काम कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, अब उसको कहीं ना कहीं पे रुकावट आ जाता है, तो रुकावट किस किस कारणों से आ सकता है, कैसा कैसा रुकावट आ सकता है, वो सब हम लोग देखेंगे, जिससे यह तुरंत एक आवश्यक घटना को संभाल सके। तो उसको रोका गया सीपीयू को कि भाई ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करो, तो सीपीयू रुक जाएगा, उसके बाद उसको करेगा। उद्देश्य बाहरी या आंतरिक घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। अब प्रकार क्या क्या टाइप है इंटरप्ट्स का, एक तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स, यानी कि किसी डिवाइस में गड़बड़ी आ गया तो भाई काम तो रुक जाएगा, कीबोर्ड माउस जैसे डिवाइस द्वारा ट्रिगर किए जाते हैं। अगर किसी हार्डवेयर में गड़बड़ी आ गया तो फिर जो प्रोसेसिंग हो रहा था उसमें रुकावट आ जाएगा। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, किसी सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आ गया तब भी रुकावट आ जाएगा, सॉफ्टवेयर द्वारा विशिष्ट कार्यों के लिए ट्रिगर किए जाते हैं। एक्सेप्शन इंटरप्ट्स, त्रुटियां जैसे डिवाइड बाय जीरो के दौरान उत्पन्न होते हैं। तो जैसे कि कुछ रॉन्ग इंस्ट्रक्शन हम लोग दे दिए जो कि हो ही नहीं सकता है, अगर वैसा काम करने के लिए दिए तो भी इंस्ट्रक्शंस बीच में ही रुक जाएगा, काम बीच में ही रुक जाएगा। हम लोग किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, वो डिफाइंड ही नहीं है, वैसा काम हो ही नहीं सकता है। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि 1 को 0 से डिवाइड करो तो कंप्यूटर नहीं कर पाएगा, तो वो रुकावट है। टाइमर इंटरप्ट्स, नियमित अंतराल पर कार्य शेड्यूलिंग के लिए उपयोग होते हैं। टाइमर इंटरप्ट्स मतलब एक टाइमिंग हम लोग फिक्स कर दिए कि इतना टाइम तक ही काम होना चाहिए, तो उस टाइम के बाद भी काम रुक जाएगा, तो ये टाइमर इंटरप्ट्स है। तो 4 टाइप की इंटरप्ट्स हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट्स, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, एग्जीक्यूशन एक्सेप्शन इंटरप्ट्स और टाइमर इंटरप्ट्स। अब इंटरप्ट सर्विस रूटीन, इन्हें संभालने के लिए विशेष प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अब कुछ कुछ इंटरप्ट्स आते रहेंगे तो उसको चेक करने के लिए भी कुछ चाहिए ना, तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन, तो उसको चेक करने के लिए ये है ISR। मशीन साइकिल, मशीन चक्र, मशीन साइकिल में क्या होता है, सीपीयू ऑपरेशन का सबसे छोटा समय चक्र जो एक कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। तो मशीन साइकिल मतलब क्या है कि सीपीयू ऑपरेशन का सबसे छोटा समय चक्र, यानी कि सीपीयू काम तो करता रहता है लेकिन किसी भी काम को वो करता है उसके लिए भी टाइम डिसाइडेड होता है। जैसे कि हम लोग टाइम नापते हैं तो घड़ी में क्या होता है, 1 सेकेंड होता है, उसके बाद 1 मिनट होता है, उसके बाद 1 घंटा आता है, 24 घंटा आता है, 1 दिन होता है, 1 महीना होता है। तो ये टाइम नापने का एक साधन है। टाइम तो चलते रहता है लेकिन उसको हम लोगों को नापना पड़ता है। उसी तरह से सीपीयू में भी काम चलते रहता है लेकिन उसको नापना पड़ता है। तो हम लोग घड़ी में टाइम देखते हैं तो सबसे छोटा समय चक्र कौन सा है, 1 सेकेंड है। तो उसी तरह से सीपीयू का भी टाइम लिमिट हम लोग बांट देते हैं कि उसका जो सबसे छोटा काम करने का समय चक्र है उसको हम लोग एक मशीन साइकिल बोलेंगे। जो सबसे छोटा समय चक्र है सीपीयू के द्वारा काम करने का उसको हम लोग एक मशीन साइकिल बोलेंगे। क्लॉक साइकिल से संबंध, अब एक क्लॉक साइकिल क्या होता है, इसको टी स्टेट भी बोलते हैं क्लॉक साइकिल को, सिस्टम क्लॉक का एक दोलन यानी कि एक ऑस्किलेशन, यानी कि एक बार हिला तो उसको हम लोग क्लॉक साइकिल बोलेंगे। अब क्लॉक साइकिल से मिलकर एक मशीन साइकिल बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, मशीन साइकिल किन से बनता है, क्लॉक साइकिल से बनता है। उदाहरण 2 GHz, इसको गीगाहर्ट्ज पढ़ेंगे, GSZ इसको गीगाहर्ट्ज पढ़ेंगे। सीपीयू का एक क्लॉक साइकिल 0.5 नैनोसेकंड्स का होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। 2 GHz सीपीयू का एक क्लॉक साइकिल 0.5 नैनोसेकंड्स का होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। अब पाइपलाइनिंग, पाइपलाइनिंग क्या होता है भाई, परिभाषा, सीपीयू में अलग अलग चरणों को एक साथ निष्पादित करने की तकनीक। अब हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे ना, फेच, किसी भी काम को करने के लिए 4 चरण लगते हैं। पहले वो फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर राइट बैक करेगा, और ये काम चलता रहता है। तो पाइपलाइनिंग में क्या होता है कि एक साथ ये अलग अलग चरण में फेच भी करेगा, डिकोड भी करेगा, एग्जीक्यूट करेगा अलग अलग काम को। इसको इस तरह से समझते हैं हम लोग कि हम लोग एक काम दिए, जोड़ने का काम दिए, तो उसको पहले वो फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद राइट बैक करेगा। तो ये एक काम करने का पूरा प्रक्रिया हुआ, पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ।
लेकिन अगर हम लोग वेट करते रहेंगे कि पहले ये जोड़ेगा, फिर हम लोग दूसरा उसको काम देंगे घटाने का, फिर से उसको फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, उसके बाद राइट बैक करेगा, फिर उसको हम लोग डिवाइड करने के लिए तो फिर से वो इसको फेच करेगा, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर राइट बैक करेगा। तो इस तरह से तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो पाइपलाइनिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग 3 काम उसको दे दिए, जोड़ने का भी दे दिए, घटाने का भी दे दिए, डिवाइड करने का भी दे दिए। तो सबसे पहले तो जोड़ने वाला काम को फेच करेगा, इंस्ट्रक्शन को फेच किया, तब तक ये घटाने और डिवाइड करने वाला काम इधर रुका हुआ है। अब फेच हो गया तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, दूसरा चरण में डिकोड। तो फेच जो करता था वो तो खाली बैठा हुआ है, तो जब तक वो डिकोड करेगा तब तक ये जो फेच करता था वो घटाने वाला को फेच कर लेगा। अब फेच कर रहा है और एक डिकोड हो रहा है, अब एक डिवाइड करने वाला खाली बैठा हुआ है। अब ये अगला स्टेप पे जाएगा, ऐड करने वाला, जोड़ने वाला एग्जीक्यूट करेगा। तो जब एग्जीक्यूट कर रहा है तो फेच करके घटाने वाला काम आ जाएगा एग्जीक्यूट पे, सॉरी डिकोड पे, डिकोड पे। अब फेच वाला काम बाकी है, फेच वाला काम, फेच जो करता था वो खाली है, तो अब वो डिवाइड करने वाले को भी फेच कर लेगा। तो अब यहाँ पे हो रहा है डिकोड, एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे डिकोड हो रहा है, यहाँ पे फेच हो रहा है। तो 3 काम एक साथ चल रहा है पाइपलाइन पे, लाइन में लगा हुआ है एक दूसरे के पीछे। पहले यहाँ पे जब हम लोग को जोड़ने के लिए दिए तो फेच हुआ, तो 2 काम इधर बाकी था, तो जोड़ने वाला काम यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डिकोड हो रहा है। अब फेच वाला खाली था तो वो घटाने वाला काम को ले लिया। अब ये डिकोड हो गया तो ये एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे फेच हो गया था घटाने वाला, यहाँ पे आ गया। अब ये वाला खाली है तो ये डिवाइड करने वाला काम ले लिया। अब तीनों के पास कुछ ना कुछ काम है। अब ये जोड़ने वाला काम अब राइट बैक में चला गया, राइट बैक में चला गया, तो ये वाला यहाँ पे क्या था, घटाने वाला था, तो घटाने वाला यहाँ पे आ गया, फिर डिवाइड करने वाला यहाँ पे आ गया। यानी कि कोई भी खाली नहीं रहेगा, सब में कुछ ना कुछ काम चलते रहेगा। तो ये पाइपलाइनिंग के साथ एक के बाद एक काम पाइपलाइन में चलता रहेगा, तो इसको पाइपलाइनिंग बोलते हैं। और इसमें काम जल्दी हो जाता है और टाइम बचता है। एक ही समय में कई निर्देशों को प्रोसेस करके दक्षता बढ़ाता है, क्षमता बढ़ाता है ना। पाइपलाइनिंग कंप्यूटर का दक्षता बढ़ाता है, एक ही समय में कई निर्देशों पर काम करता है, कई इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। चुनौती, निर्देशों के बीच निर्भरता को संभालना। अब इस तरह से ज़्यादा काम करवाएंगे तो फिर कंप्यूटर पे ज़्यादा लोड ही पड़ेगा, तो ये एक चुनौती है। अब पैरेलल प्रोसेसिंग, पाइपलाइनिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग को ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाइपलाइनिंग में हम लोग क्या देखें कि एक के बाद एक काम होते रहता है, लेकिन पैरेलल प्रोसेसिंग में एक साथ काम होते रहता है। जैसे कि हमारे पास 4 कोर बोलते हैं, एक कोर पे एक काम होगा, दूसरे कोर पे दूसरा काम होगा, तीसरे कोर पे तीसरा काम होगा, चौथे कोर पे चौथा काम होगा। तो जितना ज़्यादा कोर रहेगा कंप्यूटर का, हम लोग उस पे उतना पैरेलल प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक के बाद एक काम कर रहा था तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, लेकिन पैरेलल प्रोसेसिंग में चारों काम एक साथ होगा। अगर 4 कोर है तो बड़ा बड़ा कंप्यूटर जो रहता है उसमें 16 कोर तक रहता है। जो i7 का कंप्यूटर होता है, 16 कोर का कंप्यूटर होता है, बड़ा सा कंप्यूटर आता है। हम उतना ही बड़ा देखे हैं, उससे बड़ा नहीं देखे, है ना। उसके बाद फिर हम लोगों को अगर देखना है तो बड़े लेवल पे जाना पड़ेगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, या फिर वर्क स्टेशन पे। लेकिन जो नॉर्मल पीसी होता है पर्सनल लेवल पे, वहाँ पे हम 16 कोर तक देखें, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। तो 16 कोर है तो एक साथ 16 काम होगा और बहुत ही फास्ट काम होता है। तो ये होता है पैरेलल प्रोसेसिंग और पाइपलाइनिंग का डिफरेंस। यहाँ पे देखिए परिभाषा भी वही लिखा हुआ, एक साथ कई प्रोसेसर या कोर का उपयोग करके कार्यों को निष्पादित करता है। आप लोग अपने कंप्यूटर पे चेक कर सकते हैं उस पर कितना कोर है, गूगल पे सर्च कीजिए कोर कैसे चेक किया जाता है। छोटा लैपटॉप पे 4 कोर होता है, बड़ा कंप्यूटर पे 16 कोर तक होता है। लाभ, अब एक साथ 4-16 काम हो रहा है तो फिर उसका गति भी बढ़ेगा, तो तेज गति और अधिक दक्षता मिलेगा इसको। और ये काम मतलब ऐसा छोटा मोटा काम नहीं होता है, जैसे कि रिसर्च वगैरह करते हैं ना, प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, तो उसके लिए इसको काम पे लिया जाता है। प्रोग्रामिंग कहने का मतलब आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो हम बता देते हैं, कुछ कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि आप उस पर प्रोग्रामिंग कोड डाल दिए, उसको रन करा दिए, तो 7-7 दिन, 15-15 दिन तक चलता है। उसको चला दिया, वो चलता रहेगा, काम करता रहेगा, सिमुलेशन बोलते हैं उसको। तो 7-7 दिन, 15 दिन तक चलता है प्रोग्रामिंग। तो उसका टाइम कैसे घटाया जाए,
तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग के द्वारा घटाया जाता है। उसके बाद भी 4-5 दिन लग जाता है। तो ऐसा काम होता है। ये आप लोगों को समझ लेना है अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो। 3D रेंडरिंग, डेटा विश्लेषण जैसे कार्यों के लिए उपयुक्त। उदाहरण अधिक मल्टी कोर प्रोसेसर। मल्टी कोर प्रोसेसर मतलब एक से ज़्यादा कोर होगा तो उसको मल्टी कोर प्रोसेसर बोलते हैं। i5 में 4 कोर रहता है, i7 में 16 कोर तक जाता है। प्रोसेसिंग का महत्व। अब तो लगभग जो भी कठिन चीज़ था वो हम लोग समझ चुके हैं। अब बस मोटा मोटी हम लोगों को ऊपर ऊपर देखना है। प्रोसेसिंग का महत्व यानी कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। गति और प्रतिक्रिया क्षमता। तेज सीपीयू लैग को कम करता है और प्रदर्शन में सुधार करता है। मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ कई काम आसानी से कर सकता है, कई एप्लीकेशन को आसानी से चलाने की अनुमति देता है। जटिल गणना, मुश्किल एकदम कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन कर पाता है। वैज्ञानिक मॉडलिंग और 3D रेंडरिंग के लिए आवश्यक। गेमिंग और मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, फ्रेम रेट और रेंडरिंग समय को बढ़ाता है। डेटा विश्लेषण और एआई। डेटा विश्लेषण मतलब डेटा एनालिसिस। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़े डेटा सेट से तेज अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। सर्वर प्रदर्शन, अनुरोध प्रबंधन और वर्चुअलाइजेशन में सुधार करता है। ऊर्जा दक्षता। ऊर्जा दक्षता मतलब कम बिजली में ज़्यादा काम करें, एनर्जी एफिशिएंट जिसको बोलते हैं। आधुनिक सीपीयू प्रदर्शन को अनुकूलित करते हुए पावर खपत को कम करते हैं। मुख्य निष्कर्ष ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। तो ये ई बुक आप लोग खरीद सकते हैं, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरे चैप्टर्स का भी हम डाल देंगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स बनाते जाएंगे, तो आप लोग उसको खरीद सकते हैं। इसका प्राइस, छोटा चैप्टर है तो इसका हम 5 रुपये रखें, किसी किसी का 7 रुपया है, किसी किसी का आप लोगों को 10 रुपया मिल जाएगा। तो एकदम कम प्राइस रखें ताकि हर कोई खरीद सके, हर कोई ले सके। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कितना क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू इन अ कंप्यूटर। सीपीयू का कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य कार्य क्या है? तो सीपीयू का मुख्य काम क्या होता है? टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों को निष्पादित करना। ये हम लोग देख ही चुके हैं ना, बस जस्ट रिवीजन है, बस थोड़ा सा रिवीजन है। क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम में हेल्प मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेस इन द इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब हम लोग 4 फेज देखे थे ना इंस्ट्रक्शन साइकिल में, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, उसके बाद राइट बैक, 4 था। इसमें से कौन नहीं है बताइए? इनक्रिप्ट नहीं है, क्योंकि इनक्रिप्ट नहीं था। तो ये सब आप लोग याद रखेंगे ना, क्वेश्चन भी बन जाएगा, सब कुछ उसी में से रहता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रोग्राम काउंटर ड्यूरिंग द फेच फेज। तो प्रोग्राम काउंटर का क्या काम था? वो इंस्ट्रक्शंस को लेता था, टू कीप द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है। विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर्स डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। तो ये नाम से ही हम बताए थे ना, डेटा मूवमेंट का काम है, डेटा मूवमेंट का काम है, डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या करता है? जोड़ घटाव करता है, मैथमेटिकल काम करता है। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस डिसीजन लेता है, लॉजिकल काम करता है। डेटा मूवमेंट डेटा को मूव करवाता है, ट्रांसफर करवाता है। कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस फ्लो करता है ना मेमोरी को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। कौन सा पैरेलल प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल है? तो इसमें आप लोग ऑप्शंस देखिए। सिंगल कोर प्रोसेसर रनिंग अ प्रोग्राम, a multi-core processor executing multiple tasks simultaneously using a single pipeline stage for execution, sequential task execution by a single CPU। यहाँ पे देखिए, सिंगल कोर प्रोसेसर, एक ही कोर है तो उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं हो सकता है। हम आप लोगों को बताया था ना कि पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए एक से ज़्यादा कोर होना चाहिए। जितना ज़्यादा कोर होगा उतना ज़्यादा हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग करवा सकते हैं, उतना ज़्यादा टास्क को पैरेलल प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा कोर होना चाहिए। और ये ऑप्शन क्या है? यूजिंग अ सिंगल पाइपलाइन स्टेज। पाइपलाइन तो फिर पैरेलल प्रोसेसिंग है नहीं, दोनों तो अलग अलग है। पाइपलाइन में एक के बाद एक काम होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग में एक साथ काम होता है। सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल का मतलब भी एक के बाद एक हो रहा है, तो ये भी पैरेलल प्रोसेसिंग तो है नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी सही है। मल्टी कोर प्रोसेसर एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। मल्टी कोर प्रोसेसर द्वारा एक साथ कई कार्य करना, मतलब एक साथ काम कर रहा है, मल्टी कोर प्रोसेसर है, एक से ज्यादा प्रोसेसर है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग है। इसका सही आंसर बी होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पाइपलाइनिंग इन सीपीयूज। तो पाइपलाइनिंग का क्या काम है कि इंस्ट्रक्शंस को जल्दी जल्दी करना और अच्छे से करना और टाइम को घटाना। तो टाइम घटाने का भी अगर ऑप्शन रहता तो वो भी सही होता, लेकिन इसमें क्या है? टू इनहांस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एफिशिएंटली, निर्देश निष्पादन दक्षता बढ़ाने के लिए। विच इंस्ट्रक्शन टाइप इज यूज्ड फॉर कंडीशनल ब्रांचिंग।
तो कंडीशनल ब्रांचिंग के लिए कौन सा होगा, कंट्रोल फ्लो। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू टाइमिंग, बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू टाइमिंग क्या है, क्लॉक साइकिल, सबसे छोटा क्लॉक साइकिल है ना। बेसिक यूनिट, सबसे छोटा तो मशीन साइकिल होता है, लेकिन जो बेसिक होता है जिसको कि हम लोग यूज में लेते हैं वो क्लॉक साइकिल होता है। विच इंटरप्ट टाइप इज जनरेटेड बाय सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहाँ से जनरेट होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट से ही होता है ना। व्हाट डिफाइंस द सेट ऑफ ऑपरेशंस अ सीपीयू कैन एग्जीक्यूट, तो ये कौन डिसाइड करता है, कौन सीपीयू द्वारा निष्पादित संचालन का सेट परिभाषित करता है, ये आईएसए करता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। सीपीयू संचालन के परिणामों को सहेजने में कौन सा चरण शामिल है, तो सारा काम हो जाता है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, उसके बाद उसको संभाल के वापस हम लोगों को कौन देता है, राइट बैक देता है। इसका सही आंसर क्या है, राइट बैक। विच बिट वाइज ऑपरेशन जैसे एंड या और के लिए कौन सा निर्देश प्रकार उपयोग किया जाता है, तो एंड और आएगा तो समझ जाना है कौन सा, लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, तो ये लॉजिकल तार्किक होगा। तो ये इतना ही था, छोटा चैप्टर था, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम जो भी पढ़ाए हैं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को ये ई बुक चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको ले सकते हैं, प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 5 रुपया दाम इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।